तो ये कहानी है मिडिवल एरा के एक नाइट की जिसके शरीर में आ जाता है दूसरी दुनिया का कोई पर्सन। मतलब ये कहानी काफी मजेदार होने वाली है। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी दूसरी वेब नोवेल की तरह की एक स्टोरी जहां पर मैं अपनी आंखें खोलता हूं एक अलग ही मिडिवल फैंटेसी वर्ल्ड में। मुझे नहीं पता आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आया, लेकिन यहाँ पर सरवाइव करने के लिए मुझे एक मर्सनरी बनना पड़ा जहाँ पर मैं अपने दुश्मनों को काटता गया बार बार, वो भी सिर्फ जिंदा रहने के लिए। जहाँ पर वह एक बंदे से फाइट कर रहा होता है, लेकिन तभी वह नोटिस करता है जहाँ पर सामने वाले फाइटर ने अपने नंगे हाथों के साथ उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। वहीं उसके पीछे से एक और तगड़ा बंदा अपने वेपन के साथ अटैक करने के लिए एकदम तैयार होता है, जो कि काफी खतरनाक अटैक होने वाला था। अगर वह हिट हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन तभी किसी की स्वॉर्ड स्विंग करती है। वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि हमारे एमसी को बचा लेती है और कहती है फोकस में रहो, तुम पल भर में कभी भी मर सकते हो। और यह होती है एक नाइट। कुछ भी कहो, कहीं कहीं पर स्टोरी की आर्ट स्टाइल एकदम टॉप नॉच है। जहाँ पर वह कहती है बैटलफील्ड के ऊपर एक पल के लिए भी अपने गार्ड को डाउन मत करो, बिगुल बजाया जाए। जहाँ पर एक बंदा बिगुल बजाने लगता है, जिसके के साथ जितनी भी फोर्सेस होती हैं वे दुश्मन की सेना पर बुरी तरीके से टूट पड़ती हैं। और एमसी भी कहता है इस दुनिया में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ, सिर्फ सरवाइव करना। फिर हमारे एमसी के पास वही लड़की आती है और कहती है तुम एक बार फिर से सरवाइव कर चुके हो इस वॉर में, जरा मुझे देखने तो दो। जहाँ पर वह काफी बारीकी से हमारे एमसी के फेस को देखने लगती है और कहती है हमेशा यह मेक श्योर करना कि तुम्हारे इस सुंदर से चेहरे के ऊपर कभी भी कोई स्क्रैच ना पड़ जाए। इसी के साथ ही वहां पर वॉर तो एंड हो चुकी होती है, साथ ही साथ बारिश भी होने लगती है, जिसे एमसी भी नोटिस करता है। और वह लड़की भी कहती है यह तो काफी अच्छा है एरोन, क्या तुम्हें पता है मुझे बारिश काफी ज्यादा पसंद है। जब सारी ये वॉर्स एंड हो जाएंगी तो हम ईस्ट की तरफ चलेंगे, वहाँ पर सच में काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। और मुझे भूल मत जाना। बेसिकली ये हमारे एमसी के पास्ट की कुछ मेमोरीज होती हैं जिनको वह इस टाइम पर याद कर रहा होता है उस बारिश को देखकर। और कहता है आज भी सच में काफ़ी तेज बरसात हो रही है। तभी वहां पर कोई आकर काफी जोरों से सीटी बजाता है, जहां पर एक सोल्जर होता है जो कि सभी से चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम सभी कमीनों जल्दी करो, भागो जल्दी से, हमें उस पागल कमीने को पकड़ना होगा इससे पहले कि वह इस कासल से निकल कर जाए। बरसात से बचते बचाते वहां पर हमारे एमसी की यूनिट के भी कुछ बंदे आते हैं जो कि कहते हैं कैप्टन कैप्टन। उन दोनों को वहां देखकर एमसी भी पूछता है तुम यहाँ पर हो तो बाकी के लोग कहाँ पर हैं। वह बंदा भी बताता है वे भी जल्दी यहाँ पहुंच जाएंगे। वाय द वे किसे ही पता था आखिरकार जेंटलमैन हान इतने बड़ा इंसिडेंट खड़ा कर देंगे। दूसरा भी कहता है हाँ सही में आखिर उसके पिछवाड़े में कौन सा कीड़ा काट रहा था जो कि उसने ऐसा काम किया। वह हान वह कमीना एक मेज भी है। पहली बात तो हम किसी भी मेज पर भरोसा कर ही नहीं सकते, क्या पता उसने किसी भी डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो। एमसी भी सोचता है क्या एक डीमन। जहाँ पर पहले वाला बंदा मजाक उड़ाते हुए कहता है क्या तुम कैसी नॉनसेंस कर रहे हो डीमन के बारे में, तुम तो सिर्फ उससे जेलस हो क्योंकि उसके आने से पहले सभी लोग तुम्हें हैंडसम कहते थे, तुम्हारा एक निकनेम था हैंडसम, लेकिन जब वह आया तो तुम्हारा ये निकनेम चला गया। दूसरा बंदा भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कमीने तू क्या कह रहा है, किसने किसका निकनेम ले लिया। पहला वाला भी कहता है ओ सही है, आखिरकार तुझे कौन हैंडसम कहता था। जिस बात के ऊपर तो उस बंदे का भी कपारा हाई हो चुका होता है और वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। हमारा एमसी भी उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। वे भी पूछते हैं कैप्टन आप कहाँ जा रहे हो। हमारा एमसी कहता है हेडक्वार्टर। पहला बंदा कहता है वैसे हान का निकनेम अब चेंज होने वाला है, तुम ही बताओ आखिर उसका हैंडसम निकनेम क्या होगा। हाँ सही है, उसका निकनेम होगा एक हैंडसम जिसके पास उसका सिर्फ सिर ही बचा हो, क्योंकि पकड़े जाने पर तो उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। भाई एमसी शांति से उनकी बातों को ही सुन रहा होता है और सोचता भी है अगर वह पकड़ा गया तो सीधा उसे लटकाया ही जाएगा। फिर हमें देखा जाता है केसरडिक आउटर फोर्ट्रेस गार्ड हेडक्वार्टर्स का सीन, जहाँ पर हमारा एरोन पहुंचकर गेट पर नॉक नॉक करता है। वहाँ पर एक मोटा बंदा बैठा हुआ होता है जो कि मेनली गार्ड कमांडर मैनुअल है, जो कि कहता है कैप्टन आप सच में काफी ज्यादा ही लेट हो चुके हो। एरोन भी कहता है वो तो मैं इस वजह से लेट हो गया क्योंकि मैं गहरी नींद में सो चुका था, वैसे आप बताइए क्या हुआ। मैनुअल भी कहता है बाय द वे वह क्रिमिनल जिसके पीछे सारे ही गार्ड्स पड़े हुए हैं उसे पकड़ने के लिए, जिसका नाम हान है, क्या आप उससे मिले हुए हो। नहीं मेरा मतलब है कि आप उसके साथ काफी ज्यादा ही क्लोज हो, क्या ये बात सच है। जय एमसी मन में भी सोचता है हाँ ये कुछ तरीकों से सच तो है। हान एक ऐसा लड़का था जो कि अपने बचपन से ही काफी ज्यादा ही इंटेलिजेंट था, मैं उसे काफी अच्छे तरीके से भी जानता था और वह मैजिक एकेडमी में एंटर भी ले लिया था, लेकिन वह उस कैप्टन के सामने मना कर देता है और कहता है नहीं हम तो बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से मिलते थे और ग्रीट करते थे। और सोचता भी है कि ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि इससे चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती अगर मैंने हाँ कह दिया होता। मैनुअल भी कहता है हाँ ये तो तुम्हारे लिए काफी
सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस बार का इंसिडेंट कोई सिंपल क्राइम नहीं था, क्योंकि इस बार का इंसिडेंट खुद लॉर्ड की बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। उस बंदे ने सच में एक ऐसी चीज चुरा ली है जो कि उसे चुरानी नहीं चाहिए थी। अगर इस सिचुएशन में हमारे कैसर्डी गार्ड्स उस क्रिमिनल को कैप्चर कर लेते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे लॉर्ड कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे इस बात से? क्या तुम समझ पा रहे हो मेरा मतलब क्या है? उसे जिंदा या मुर्दा कैसे भी लेकर आओ। जहाँ पर हमारे एमसी के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, वह भी कह देता है हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगा, और सोचता है ये वाला इंसिडेंट खुद लॉर्ड से इन्वॉल्व है। सच में कितना अनोइंग है ये तो। उस कमीने हान की वजह से मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ कि मेरा सिर कभी भी कट सकता है। जहाँ पर एरोन की यूनिट भी आ चुकी होती है, वे कहते हैं कैप्टन आपकी गार्ड यूनिट पहुंच चुकी है, सारी चीजें एकदम सेटअप हैं। जहाँ पर हमारा एरोन भी अपनी पूरी यूनिट के साथ निकल पड़ा होता है सर्च करने के लिए, और वे सर्च कर ही रहे होते हैं तभी वह बंदा कहता है वह कमीना हान चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, फिर भी क्या वह इस बेकार सी डिस्ट्रिक्ट 7 में छुपा हुआ होगा? दूसरा भी कहता है हाँ, और वैसे उसका पेट भी काफी ज्यादा कमजोर है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 7 में इधर उधर घूमने का, यहाँ पर तो प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं है। तो कैसा रहेगा अगर हमने ऐसा प्रिटेंड किया कि हमने सारी जगहों को देख लिया है और जाकर थोड़ी बियर पी ले। एमसी भी शांति से उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है, लेकिन वह भी सीरियस मोड में आते हुए कहता है सभी अपने मुंह को बंद रखो। सभी लोग उसके ऐसे खतरनाक से लोग को देखकर डर जाते हैं, कहते हैं यस सर। जहाँ पर वह अपनी यूनिट से चलता चलता आगे निकल आ चुका होता है, वह भी कहता है क्या सच में ये मिडवेल एरा के लोग इतने ही ज्यादा इडियट हैं? यहाँ पर इनके सिर दांव पर लगे हुए हैं और ये पीने के बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर वह तभी किसी को नोटिस करता है जो कि इतनी बड़ी बरसात में वहीं पर बैठा हुआ होता है। वह कहता भी है हे ब्राउन हुडी, मैं फोर्ट्रेस से आया हुआ एक गार्ड हूँ, तो एक सेकंड के लिए अपनी हुडी को उतारना जरा। वह बंदा अपनी हुडी को उतारते हुए कहता है सच में काफी लंबे टाइम बाद हैरान हम फिर से मिल गए। अब भाई वहां पर अंधेरा काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से हमारा एमसी भी पहचान नहीं पाता कि यह हान है या कोई और। तो वह भी रख के मुक्का मारता है उसके चेहरे पर, जिससे वह बेचारा बंदा भी दूर जाकर गिरता है। एरोन कहता है तुम कमीने, तुम्हारी वजह से अब ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है जिससे तुम्हारा बचना बिल्कुल भी नामुमकिन है, और अब तुम पकड़े जा चुके हो। वह बेचारा बंदा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है ऐसा तो नहीं है, मैं तो सिर्फ हर्ब बेचने वाला हूँ और यहाँ पर गलियों में ही रहता हूँ। अभी अभी एक चोर ने मेरी कुछ हर्ब्स को चुरा लिया है और उसी की रिपोर्ट देने में आ रहा था वहाँ पर। एरोन भी कहता है ओह अच्छा, तभी मैं सोचू तुम इतने फैमिलियर क्यों लग रहे हो। जहाँ पर वह बंदा चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने, मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा तो तुम मुझे इस तरीके से पीटोगे और यहाँ पर इतना बड़ा सीन खड़ा कर दोगे। सच में आज का ये दिन कितना ज्यादा ही बुरा है। पहले तो मेरी कुछ हर्ब्स को चुरा ले गया वो बंदा, और अब आकर ये गार्ड्स मुझे पीट रहे हैं। लेकिन सीरियसली आखिरकार उस चोर ने मेरी क्रीम रूट नाम की हर्ब को क्यों चुराया? वो तो पिछली पहाड़ी पर काफी आसानी से मिल जाती है। ऐसी कॉमन सी चीज को चुराने के लिए उसे क्या करना पड़ा? ऐसा क्यों किया होगा उसने? जिस बात को सुनकर तो एमसी भी चौंक जाता है, कहता है क्या रुको, ग्रीम रूट की पत्तियां वो तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम आती हैं। इस बात को याद करते हुए कहता है ओह सुनो, वो हर्ब्स को चुराने वाला चोर कहाँ पर गया वो? तो वे बंदा भी हमारे एरोन को डायरेक्शन बता देता है। जहाँ पर एरोन भी उसी तरफ जाता है, वह देखता है एक गली के अंदर एक बंदे को जो कि कुकड़ रहा होता है। बारिश की वजह से उसे काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, उसके हाथ में चोट भी लगी हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा एमसी आता है और कहता है हान आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम एक ऐसे बंदे थे जो कि हमेशा अपनी चीजों को साफ सुथरा रखते थे, लेकिन अब तुमने बेकार की तरह अपने हाथ को ही काट लिया। अब ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, अब मैं तुमसे अच्छे तरीके से कह रहा हूँ, इस वजह से मेरे साथ चलो। तभी हान भी कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है, जिन्हें सुनने के साथ हमारा एमसी भी अलर्ट हो जाता है। तभी वहां पर जितना भी पानी होता है वह अचानक से कंट्रोल किया जाने लगता है, क्योंकि आखिरकार हान एक मेज है, जिस वजह से वह पूरे पानी को कंट्रोल करने के साथ एक भवंडर सा बना लेता है। एमसी मन में सोचता है यह मैजिक, यह तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है, यह सब सिर्फ इस बरसात की वजह से है। हान भी कहता है मुझे माफ करना भाई, मैं अभी अपने आप को पकड़ने नहीं दे सकता, और ऐसा कहकर उस मैजिक के साथ हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हान भी अटैक करते हुए सोच रहा होता है यह अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं नहीं पकड़ा जा सकता, और अपने मैजिक को स्ट्रॉन्ग करते हुए कुछ और भी मंत्रों को पढ़ने लगता है। एमसी मन में सोचता है सच में एक वाटर मैजिक, वो भी बरसाती दिन के बीच में, कितना अनोइंग है ये तो। तो इस केस में मुझे इस मेज को ओवर पावर करना होगा। जहाँ पर वह भी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और तेजी से उस मेज यानी कि हान की तरफ बढ़ने लगता है। जहाँ पर वह हान एक बार फिर से अपने मैजिक को बोलने लगता है, लेकिन इस बार भी हमारा एमसी एरोन उसे किसी भी मंत्र को पढ़ने की गलती नहीं करने दे सकता और कहता है अपने मुंह को बंद कर लो। ऐसा कहते हुए वह मारता है काफी खतरनाक सा सोर्सलेस।
जो अटैक सीधा उसी की गले की तरफ हुआ होता है। लेकिन हम देख पाते हैं हमारे एमसी ने उस हान को पूरी तरीके से तमाम नहीं किया होता, बल्कि छोटा सा स्क्रैच मारा होता है। और हान कहता है, भाई क्या मुझे तुम एक बार के लिए छोड़ सकते हो? एरॉन भी कहता है, मैंने एक र्यूमर सुना है कि तुमने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। अगर यह बात सही है तो तुम्हारे दिल के पास एक निशान होना चाहिए। और कंफर्मेशन के लिए वह भी चेक करने लगता है, जहां पर वह देखता है उसके शरीर पर ऐसा कोई निशान नहीं होता। जहां पर वह हान से कहता है, हान आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो किसी डीमन के मिनियन भी नहीं हो। जहां पर बेचारा हान भी कहता है, भाई अगर मैं तुम्हें इसके बारे में बता भी दूं तो भी तुम इसे अभी नहीं समझ पाओगे, लेकिन किसी दिन तुम इस बात को पूरी तरीके से समझ जाओगे। जहां पर वह भी अपना सर पकड़ लेता है, वह कहता है, कमीने सच में तू तो एकदम पागल है। फिर वह उसे पकड़ता है और अपने मैजिक पोशन को निकालकर उसके उसी जख्मी हो चुके हाथ पर डालने लगता है और कहता है, यह जल्दी ही रिकवर हो जाएगा, तो कोई बुरा काम मत करना और मुझे फॉलो करो। और सोचता है किसी भी चीज को चुराने के लिए इसके हाथ पर पहले ही काफी खतरनाक चोट लग चुकी है, तो इसके लिए काफी रहेगा। और वैसे भी मेरे पास कोई हक नहीं है इसे जज करने का इस बेकार से मिडिल एरा की वजह से। जहाँ पर वह एक एस्केप रूट को साफ कर रहा होता है, वह देखता है अपने सामने और सोचता है इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नियम है, या तो कोई बंदा निर्दोष हो सकता है या फिर वह मारा जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जेल फेल का कोई चक्कर ही नहीं है, एक्सटर्मिनेशन हो जाता है। जहाँ पर अपने सामने देखता है उसी एस्केप रूट को और हान से कहता है, यहाँ से निकल जाओ। हान की आंखों में भी आंसू होते हैं, वह भी कहता है भाई, लेकिन इस बार उसने जड़ के ही लैपटॉप मारा होता है उसके चेहरे पर और गुस्से में कहता है, मुझे भाई कहना बंद करो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन बेचारा हान भी अपने कांपते हुए हाथ के साथ एरॉन को थैंक्स कहते हुए वहां से निकल जाता है। वहां पर कुछ सोल्जर्स भी डोल रहे होते हैं, वे भी कहते हैं, हर एक कॉर्नर को चेक करो, वहां निकलना नहीं चाहिए। इस छोटे से कैसर्डिक ईस्टर्न फोर्ट्रेस से हान पूरी तरीके से गायब हो चुका है। हैंडसम, काइंड और फ्रेंडली हान। जहाँ पर एक लड़के को सीन दिखाया जाता है जो कि किसी के कपड़ों को सुखा रही होती है, लेकिन तभी हवा आती है और किसी लड़की की पैंटी उड़ा ले जाती है। एमसी भी बताता है, अब हान का ये नाम एक लड़कियों की पैंटी को चुराने वाले थीप के नाम से जाना जाएगा। मतलब कि वह कमीना हान लॉर्ड के बेटे के अंडरगारमेंट्स को चुरा कर भागा था। भाई एरोन, मेरी तरफ से भी एक मुक्का मार दे उसमें। हाँ अब ठीक है, नहीं तो भाई ऐसे शौक किसके होते हैं? जहाँ पर हमारा एमसी भी आसमान की तरफ देखता है, वहाँ पर वही अंडरगारमेंट उड़ रहा होता है। वह भी कहता है, अब ये किसका अंडरगारमेंट है? हाँ तो वही यही है गार्ड कैप्टन इस बेकार के और केओटिक वर्ल्ड का। तभी सीन शिफ्ट होता है, तभी हमें हमारी एरोन की यूनिट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कि गुस्सा करते हुए कहता है, डैम इट हान, वह चूहे जैसा कमीना आखिरकार वह अचानक से कहाँ गायब हो गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने पूरा कैसर्डिक फोर्ट्रेस छान मारा फिर भी हमें वह कहीं नहीं मिला। सच में वह इस तरीके की चीजों में काफी अच्छा है। तो भाई इस बंदे का नाम है काले। तभी बरंग भी कहता है, वैसे वह पंख एक मेज भी है, तो क्या ऐसा हो सकता है उसने मैजिक का यूज किया हो यहाँ से निकलने के लिए? तभी पूले नाम का बंदा कहता है, ओ बरिंग इडियट, आखिरकार तुम्हें क्या लगता है अगर वह मैजिक से कुछ ऐसा कर पाता या कोई भी मैजिक से ऐसा कर पाता, हमारे हथियार किस काम के रहते? तो ये कार्टर नाम का बंदा है जो कि सच में काफी ज्यादा ही परेशान हो चुका होता है। वह कहता है, प्लीज कोई तो चुप हो जाओ, पिछले 3 दिनों से मैं 5 घंटे की भी नींद नहीं ले पाया हूँ, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, ऐसा लगता है मैं मरने वाला हूँ। सामने खड़ा बंदा भी कहता है, अरे पागल, इस तरीके से कोई नहीं मरता। लेकिन पूले भी सीरियस फेस के साथ कहता है, यह मर सकता है। उन लोगों को भी यकीन नहीं होता, वे कहते हैं, क्या इसका क्या मतलब? इसका मतलब कार्टर। पुलिस बताता है, हाँ पिछली रात से ही ये काफी ज्यादा ही नींद में चल रहा है। तो भाई इसका नाम है वेयरमैन, जो कि कहता है, अभी के लिए सर्च ओवर हो चुकी है, तो सभी जाकर आराम कर सकते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई उसे कहता है, कैसर्डिक गार्ड आउटर फोर्ट्रेस के यूनिट नंबर 4 के कैप्टन, क्या यह तुम ही थे एरॉन? जहाँ पर सामने वाला बंदा सिगार जलाता है और कहता है, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है विलियम। जिसे वहाँ देखकर हमारे एमसी भी चौंक जाता है। वह मन में सोचता है, क्या कांस्टेबल? यह कांस्टेबल तो सिर्फ एक शब्द कहकर मेरी गले को तक को कटवा सकता है और बची हुई जिंदगी के लिए प्रिजन में भी डाल सकता है, क्योंकि आखिरकार कैसर्डिक गार्ड्स का सबसे उच्च पद कांस्टेबल ही है। विलियम कहता है, मैंने सुना कि तुम क्रिमिनल हान के काफी ज्यादा ही क्लोज थे, और इससे भी ज्यादा तुम अकेले ही डिस्ट्रिक्ट नंबर 7 में पेट्रोलिंग कर रहे थे, और या ये कहीं कि तुम वहाँ किसी को ढूंढने में फेल रहे। और कोइंसिडेंस की बात भी यही है कि वहाँ पर इंटरनल गार्ड्स छानबीन नहीं कर सकते। उसकी बातों का सीधा मतलब यही होता है कि क्या तुमने उसे जाने दिया? और हमारा एमसी भी अपने लहजे में कहता है, वहाँ पर किसी की भी पूप के अलावा कुछ नहीं था। मतलब कि अपने अंदाज में कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी है? वहाँ पर भी हल्का बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। तभी वह कांस्टेबल
एक्सटर्नल गार्ड्स की कमांडर यानी कि मैनुअल को बुलाता है। अब इतना हाई रैंक ऑफिसर है तो उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं कि अब मुझसे क्या कहने वाला है ये। जहाँ पर वह विलियम कहता है, वैसे कमांडर तुमने जो सिगरेट्स मुझको दी थी वो सच में काफी अच्छी टेस्ट वाली थी। आखिर इतनी कम सैलरी के साथ इतनी महंगी चीज को तुम कैसे अफोर्ड कर पाते हो। मैनुअल घबराते हुए कहता है, अरे अरे वो तो मेरे एक रिलेटिव ने मुझको गिफ्ट के तौर पर भेजा था। विलियम कहता है, तो तुमने किसी भी चीज को नहीं चुराया होगा और फंड्स में भी धोखाधड़ी नहीं की होगी, है ना। वह भी घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। विलियम भी कहता है, मुझे ध्यान से सुनो, इस पूरे कौशल में जो भी कोई क्राइम करेगा या फिर किसी क्रिमिनल की मदद करेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। और ऐसा कहते हुए वह हमारे एमसी की ओर इशारा कर रहा होता है, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा कि तुम इस बात को अपने ध्यान में रखो। एमसी भी शांति से अपने कपड़े को साफ करने लगता है और एक फेक स्माइल देते हुए कहता है, हाँ मैं अपने दिमाग में इस बात को ध्यान से रखूंगा। जहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, शाम का वक्त हो चुका होता है। एरोन को भी उसके काम से थोड़े टाइम की छुट्टी मिल चुकी होती है। उसके यूनिट के मेंबर्स भी उसे अलविदा कर रहे होते हैं। वह भी कहता है, ठीक है चल तू। वह भी कहता है, डैम ये मिडिल एज जिसमें कोई भी ह्यूमन राइट्स की सेंस नहीं है। हाँ वह कमीना। देखने से ऐसा लगता है कि वह बिना पकड़े यहाँ से निकल पाना मैनेज कर लिया, लेकिन तभी उसे एक इन से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह भी चौंक जाता है कि क्या हो रहा है अंदर। जहाँ पर एक बंदा एक लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा होता है। वह लड़की भी कहती है, हे तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो। वह बंदा भी हंसते हुए कहता है, इनकी ओनर ही इतनी प्रिटी है, अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो यह काफी शर्म की बात होगी। हाँ भाई यही होती है लाफिंग रैबिट इन ओनर हेना, जो कि उस बंदे को रोकने का कहती है और कहती है कि अपने हाथों को मुझसे दूर रखो। वहाँ पर एक रेड हेयर वाला बंदा भी बैठा होता है। वह कहता है, मैंने तुमसे कहा नहीं था उसे एक जेंटलमैन की तरह ट्रीट करना। वह तगड़ा बंदा भी कहता है, डायलन क्या कह रहे हो। जहाँ पर डायलन भी कहता है, देखने में ऐसा लगता है कि यंग लेडी को कुछ गलतफहमी हो रही है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस विलेज में आए, तो फिर हम अब यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स बनाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सका तो एक ऐसा भी फ्रेंड बनाने का ट्राई करेंगे जो कि पूरी रात अपना बेड हमसे शेयर करे। और उसके सारे कमीने दोस्त इसी बात पर हंसने लगते हैं। हिना भी उन्हें नोटिस करती है और वह जानती है कि यह यहाँ के नहीं है। फिर वह कहती है, तुम तो दूसरी कंट्री के मर्सनरी दिखाई दे रहे हो। अगर तुम इसी तरीके की हरकतें करते रहे तो तुम्हारे लिए यह काफी ज्यादा ही बुरा होगा। इसलिए अगर तुम रिग्रेट नहीं करना चाहते तो अभी यहीं पर रुक जाओ। जिस बात को सुनकर वह डायलन गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को टेबल पर पटकता है और कहता है, अगर हम ऐसा नहीं करना चाहें तो तुम क्या कर लोगी। और ऐसा कहते हुए हिना के काफी क्लोज भी आ जाता है। हिना भी थोड़ा डरने लगती है। वह कमीना भी गलत जगह हाथ डालते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई गार्ड तुम्हें बचाने आएगा। यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है। इस आइसोलेटेड जगह में इस बेकार से इनके लिए कोई भी यहाँ तुम्हें बचाने आएगा। लेकिन हम देख पाते हैं जिसे आना था वो तो आ चुका है। जिसे देखकर तो हिना के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वहाँ पर बैठे एक ओल्ड मैन के ग्रुप में भी चमक आ जाती है उनकी आंखों में। तो इस बेकार की दुनिया में बचाने वाला भी कौन ही आएगा तो हमारा हीरो एरोन, जिसे वहाँ पर देखकर हिना भी दौड़ती हुई जाती है। और जितने भी वहाँ के बंदे होते हैं वे भी काफी गुस्से वाली शक्ल लेकर खड़े हो जाते हैं। हिना तो आकर एरोन के पीछे छुप जाती है, जहाँ पर वे सारे लोग हमारे एमसी एरोन के सामने खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर हमारा एमसी हिना से सीधा कह देता है, मुझे 10 दिन चाहिए। बेसिकली हमारा एमसी हिना से कह रहा है कि इनकी पिटाई करने के बदले में मैं यहाँ पर इनमें 10 दिनों तक फ्री रुकूंगा। हिना भी मना कर देती है और कहती है, नहीं भाई ये तो पिछली बार से भी काफी कम गुंडे हैं, इसलिए 5 दिन काफी रहेंगे। और वैसे तुम एक गार्ड हो तो तुम्हें अपनी ड्यूटी भी तो करनी चाहिए। बेचारा एरोन भी कह देता है, ठीक है 9 दिन काफी रहेंगे, क्योंकि अभी अभी मुझे छुट्टी मिली है तो मैं छुट्टी के टाइम पर तुम्हारा काम कर रहा हूँ। हिना भी गुस्सा हो जाती है। वह भी कहती है, नहीं 6 दिन, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगी। अब भाई उनकी तो ऐसी बार्गेनिंग चली रही होती है। यहाँ पर ये सारी टुटपुंजी एकदम शांत खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं भाई ये क्या चल रहा है। और वह बंदा भी गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, तुम कमीनों ने हमें इग्नोर करने की कैसे हिम्मत की। जहाँ वह टकला बंदा भी गुस्सा होते हुए कहता है, ये डेविल्स कमीना इसने आकर सारी वाइब खराब कर दी, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। एमसी तो फुल इग्नोर मूड में होता है। वह कहता है 8 दिन। लेकिन भाई अब एमसी की सर से भी उसका पारा हाई हो चुका होता है। वह भी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और एक ही पल में उसके चेहरे को पकड़ लेता है। कहता भी है, सच में एक मिडवेल एरा के पागल की तरह की तुम्हारी बोलने की हरकतें हैं। तो हमारा एमसी भी अपनी डील को क्लोजअप करते हुए कहता है ना, आज का फाइनल ऑफर है, एक तो मेरे लिए फ्री डिनर होगा आज और 6 दिनों तक मेरी फ्री रहना यहाँ पर। क्या डील पक्की समझू। हेना भी हाँ कर देती है। अब भाई ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ वह भी तैयार हो जाता है। उसके सिर को मसलने लगता है। वह बेचारा टकला भी बोल नहीं पाता और काफी ताकत के साथ उसे डायलन की बगल में फेंक कर मारता है।
और काफी डरावने लुक के साथ कहता है, मिडविल एरा के इन पागल लोगों को एजुकेट करने का टाइम आ चुका है। उन मर्सनरीज की तो हालत खराब हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उन ओल्ड मैन का ग्रुप एकदम शांति से कोने में अपनी ड्रिंक को पी रहे होते हैं। स्पाइडर ब्रांड न्यू डे के हल्क का लाइव एक्शन चालू हो चुका होता है, तो उनका भी तन मन प्रसन्न हो जाता है उसे देखकर। एरॉन भी उन्हें पीटते हुए कहता है, यहाँ पर बुरे मिडविल एरा के लोग नहीं हैं, बस कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पिटने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। एक बार जब तुम सभी लोग मेरे हाथों से अच्छी तरीके से पिट लोगे तो तुम और भी अच्छे बन जाओगे। जहाँ पर वे ओल्ड मैन भी हमारे एमसी को चीयर अप कर रहे होते हैं, वे भी कहते हैं, एरॉन तुमने कमाल कर दिया, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। सच में इस फाइट का तो इंतजार मैं काफी लंबे टाइम से कर रहा था। जहाँ पर एक और कहता है, हे ना मेरे लिए एक और कप लेकर आओ जल्दी से, मजा आ रहा है। और वे ओल्ड मैन भी मनु सोचते हैं वह कारण जिस वजह से हम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं इस लाफिंग रैबिट इन के, वह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर रहता है, एक महान ह्यूमन क्लीनर और एक काफी ज्यादा रफ गार्ड्स का कैप्टन एरॉन। और हम सभी लोग इस रफ कैप्टन के फॉलोअर हैं। एरॉन एरॉन उसे मार दो, एरॉन एक और हिट मारो, एक और एक और। एमसी भी उन्हें नोटिस करते हुए सोचता है, ये पागल लोग फिर से इस तरीके से करने लगे, किसी ना किसी दिन मुझे इन्हें भी लेसन सिखाना होगा। जहाँ पर उस रेड हेयर वाले बंदे ने अपने हथियार पर अपना हाथ रख लिया होता है अटैक करने के लिए, लेकिन वही तभी कोई कहता है, हे क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे बाहर निकालना चाहते हो? क्योंकि ये भाई जब से हाथों का यूज कर रहे थे, जिस वजह से हमारा एमसी एरॉन भी अपने हाथों से मुक्कलात से इन्हें अच्छी तरीके से धूल चटा रहा था। लेकिन अगर इन्होंने वेपन का यूज किया तो इनके तो हाथ पांव भी नहीं मिलने वाले। तो भाई इस सिचुएशन समझते हुए वह भी अपने हाथ को वेपन से हटा लेता है और कहता है, नो नो हम ऐसा नहीं करने वाले। और इस तरीके से कैप्टन एरॉन ने उस दिन उस इन में अच्छी धूल चटाई उन लोगों को, जहाँ पर रात हो चुकी होती है। और हमें एरॉन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है, जहाँ पर वह हमेशा अपनी सोर्ड को अपने तकिए के नीचे रखकर ही सोता है। तभी उसे एक ड्रीम आने लगता है, उसमें कोई कहता है, एरॉन एरॉन तेजी से भागो, पीछे मुड़कर मत देखना, तुम्हें जिंदा रहना होगा एरॉन। और इस ड्रीम को देखने के साथ वह भी अपने सोर्ड को निकाल लेता है और तब जाकर वह अपनी नींद से उठता है। उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं उस ड्रीम को देखने के बाद। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सुबह जल्दी जगने के साथ अपने स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है और सोचता है, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ 6 साल बीत चुके हैं और आखिर कब तक मैं इस रूटीन को मैनेज कर पाऊंगा। उसके पीछे एक बंदा आता है जो कि कहता है, तुम्हारी वह स्वॉर्ड सच में काफी अच्छी है, वो भी बिना किसी दिखावट के। मुझे कभी नहीं लगा होता कि कैसर्डिक में मुझे तुम्हारे जैसे बंदे के साथ मुलाकात होगी। सच में मैं तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका हूँ। जिसे हमारा एमसी नोटिस करता है, सोचता है एक और मर्ड जिस पर फेनिर फैमिली का सिंबल है और एक स्पिरल रेफियर। हाँ भाई ये अलग तरह की सोड होती है जो कि इसके पास है। और सोचता है, ये कमीना यह तो एक नाइट है। हाँ भाई नाइट एक अलग तरीके के लोग होते हैं जिनके पास उनका खुद का ऑरा होता है, जिस से वे अटैक करते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। लेकिन हमारा एमसी एक गार्ड कैप्टन है जिसके पास ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। तो स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आगे देख ही लेना। तो भाई बताया जाता है, नाइट्स एक ऐसा ग्रुप जो कि ऑरा को हैंडल करता है और डीमंस का सफाया करता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ह्यूमन लिमिट्स को सरपास कर देते हैं और ह्यूमैनिटी की स्वॉर्ड भी कहलाते हैं। अगर यह कमीना फेनिर फैमिली से है तो यह वोल्ट फोर्ट्रेस जो कि यहाँ से काफी ज्यादा दूर है वहां से आया होना चाहिए। आखिरकार इस जैसा बंदा इतने दूर कैसर्डिक में क्यों आया होगा? अब यह मत कहना कि एम्पायर ने इसे यहाँ पर भेजा है, जहाँ पर वह अपनी स्वॉर्ड की ग्रिप को भी टाइट कर लेता है, जिससे वह नाइट भी नोटिस कर लेता है। नाइट भी बताता है, अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर तुम्हारी इन स्वॉर्ड स्किल्स को देखते हुए आ गया था और बिना रियलाइज किए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। बाय द वे क्या तुम किसी ऑर्डर की कोई नाइट हो? तभी पीछे से कोई चलाते हुए आता है और कहता है, वैन क्या तुम यहाँ पर हो? आखिरकार एक ई-स्कॉट मुझे पीछे कैसे छोड़कर आ सकता है? इसका नाम है विवियन फुलपुट्स, जो कि इस कैसर्डिक के फोर्ट्रेस के लॉर्ड की इकलौती बेटी है, जो कि आते के साथ कहती है, ओ माई मुझे लगता है कि मैंने आपकी कन्वर्सेशन में आपको इंटरप्ट कर दिया, इंटरप्ट करने के लिए मुझे माफ करना। जहाँ पर वह भी उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं कैसर्डिक गार्ड यूनिट नंबर 4 का एक मेंबर हूँ एरॉन। कैसर्डिक की यंग लेडी मिस विवियन को मैं ग्रीट करता हूँ। वह भी हंसते हुए कहती है, नाइस टू मीट यू कैप्टन एरॉन। मैंने सुना था कि आप मेरी अंडरगारमेंट्स की वजह से पिछली बार काफी बड़ी परेशानी में फंस चुके थे, उसके लिए भी मुझे माफ करना। एरॉन भी कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और मन ही मन सोचता है, आखिरकार वह क्या कारण है जिस वजह से मिस लेडी विवियन को वोल्ट फोर्ट्रेस के एक नाइट द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा है। ठीक है तो सर कैप्टन हम यहाँ से चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर वैन ने आपको काफी ज्यादा इंटरप्ट कर दिया है आपकी ट्रेनिंग में। और ऐसा कहकर वह वैन को वहां से ले जाने लगती है।
और कैप्टन एरोन हमारे फोर्ट्रेस की सिक्योरिटी के लिए काफी हार्ड ट्रेनिंग करते रही। वैन भी हमारे एमसी को देखते हुए कहता है, तो क्या यह एक गार्ड मेंबर है, लेकिन इसकी फाइटिंग स्टाइल यह सच में थोड़ा अजीब है। मैं श्योर हूँ जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है उस तरीके से तो ये एक नाइट होना चाहिए। एरोन भी उन्हें शांति से जाता हुआ देख रहा होता है और सोचता भी है, वेल इस तरीके से मुझे थोड़ा गड़बड़ होने का अंदेशा तो लग रहा है, लेकिन फिर भी यह मेरा काम नहीं है, मुझे अपने काम पर वापस जाना चाहिए। जहाँ पर हमारा एरोन काम पर तो वापस जाता है, लेकिन उसका कमांडर उसके ऊपर ही काफी जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी से यहाँ पर आओ एरोन। वह भी सोच में पड़ जाता है, अब क्या हो गया। सच में इस मिडवेल वर्ल्ड में पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है। फिर हमें कैसरडेक इनर फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक गेट के सामने खड़ा होता है और अपने पिछली बार की बातों को याद करता है, जहाँ पर पिछली बार कमांडर उसके ऊपर काफी जोरों से चिल्लाया होता है। वह कहता है, तुम कमीने, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। अब मुझसे यह मत कहना कि तुम कभी भी किसी को भी पीटने से पहले ये नहीं सोचते कि तुम किसे पीट रहे हो। वे मर्सनरीज जिन्हें इनर फोर्ट्रेस द्वारा हायर किया गया था, तुमने उन सभी को चलती फिरती लाशों में बदल दिया। अब तुम्हारी बारी है और जाकर तुम्हें इस सारे मामले को सॉल्व करना होगा। जहाँ पर प्रेजेंट में वह सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता वे ऐसे बुलीज थे जिन्हें इनर फोर्ट्रेस द्वारा हायर किया गया था, और मुझे यकीन नहीं होता इस सब के अलावा इस सब की ये जो ऑफिशियल इंचार्ज है वह बंदी है। जहाँ पर एरोन जैसे ही घबराते हुए हाथों के साथ उस गेट को खटखटाता है, अंदर से किसी की काफी जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है। कहता है, जल्दी से अंदर आओ। वहाँ अंदर एक लड़की होती है जो कि काफी ज्यादा बड़बड़ा रही होती है। हमारा एरोन भी कहता है, क्या आपने मुझे बुलाया? नोवा। तो वह ये नोवा होती है जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इस बार फिर से एरोन? आखिरकार किस तरीके का गार्ड कैप्टन इस तरीके की समस्याओं को खड़ा करता रहता है? अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जॉब तुम्हें सूट करती है तो इसे छोड़ दो और बाकी के लोगों के लिए इसे डिफिकल्ट बनाना बंद करो। ये होती है कैसेडी कासल की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नोवा। जैसा कि नोवा से एक्सपेक्ट ही किया था, इसके अंदर बड़बड़ाने की एक अलग ही स्पिरिट है, लेकिन इस बार मेरे पास एक प्लान है। उसी के यूनिट का एक मेंबर काले तो था, उसे ही सारे लोग हैंडसम कहते थे। उसने हमारे एमसी को सलाह दी होती है किसी भी लड़की का दिल जीतने की, और उसी सजेशन को हमारा एमसी अब नोवा पर ट्राई करने वाला है। जहाँ पर काले ने बताया था कि किसी भी लड़की का फेवरेट बनना ज्यादा बड़ी मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने चेहरे पर एक सॉफ्ट सी स्माइल लानी है। एरोन ले भी आता है, लेकिन यह सॉफ्ट तो कैसे भी नहीं लग रही। अब इस अजीब हरकत को देखकर नोवा भी चौंक जाती है। जहाँ पर दूसरा जो सजेशन बताया होता है, जिसमें वह कहता है जहाँ पर उसे लड़की को एक स्वीट सा और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट देना है। जहाँ पर वह इस तरीके के चेहरे के साथ कॉम्प्लीमेंट देता है, नोवा आज तुम्हारे ये सिल्की बाल एक पके हुए संतरे की जैसे लग रहे हैं, जिन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन्हें टेस्ट करना चाहिए। काले ने भी इसे देखा होता तो वह भी कहता है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। नोवा तो अलग ही सदमे में जा चुकी होती है, मन में सोचती है क्या यह बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है। नोवा भी शांत हो जाती है, वह भी कहती है, सच में तुम जैसे बंदे के साथ डील करना मेरे ही सिरदर्द को बढ़ा रहा है। जहाँ पर पीछे एरोन भी खुश हो जाता है, वह कहता है सक्सेसफुल हो गया मिशन। जहाँ पर नोवा बताती है, जिन मर्सनरीज को तुमने पीटा है उन लोगों को ओरिजिनली तौर पर वोल्ट फोर्ट्रेस में भेजा जाना था। एरोन भी कहता है, क्या अगर तुम उनको वहां पर भेज भी देती तो भी वहां पर कुछ बदलने वाला नहीं था, अब भी भेज दो, वही सेम सिचुएशन होने वाली है। इन बातों को सुनकर नोवा भी काफी गुस्सा हो जाते हुए कहती है, अपने मुंह को बंद रखो। ठीक है, अब चीजें कुछ इस तरीके से हो ही गई हैं, तो तुम्हें अब उनकी जगह पर उनका काम करना होगा। मैं इसका कंपनसेशन भी दूंगी, लेकिन अब ये जो राय था तुमने फैलाया है इसे तुम्हें ही समेटना होगा। एरोन भी कहता है, ठीक है मैं कर तो लूंगा, लेकिन आखिरकार असल में चल क्या रहा है और करना क्या है। जहाँ पर नोवा ने बताया होता है कि तुम्हें असल में कैरेज का एस्कॉर्ट करना है। जहाँ पर कैरेज को निकले हुए काफी लंबा टाइम बीत चुका होता है और उन्हें चलते चलते शाम भी हो चुकी होती है। जहाँ पर हमारा एरोन पूरी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मन में सोचता है, यहाँ पर सिर्फ एक कैरेज को एस्कॉर्ट करने के लिए काफी सारे ही लोग आ चुके हैं। नहीं, इससे भी ज्यादा यहाँ पर ज्यादातर जो एस्कॉर्ट्स हैं वो अलग ही मर्सनरीज हैं। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बड़ी बैटल को लड़ने जा रही हूँ। आखिर मुझे इसके बारे में सही क्यों नहीं लग रहा, कुछ गलत होने वाला है ऐसा लग रहा है। हे, कैरेज में कौन बैठा हुआ है? और जब उसे ध्यान से देखता है तो वह कहता है, अरे तू तो वही पिछली बार वाला नेवला है ना जिसे मैंने पीटा था। डायलन भी गुस्सा हो जाता है, वह भी कहता है, क्या नेवला? तुमने मुझे नेवला कहा? असल मायनों में तो तुम ही एक मोस्टर हो, जितना तुम सोचते हो मैं उससे कब ज्यादा स्ट्रॉन्गर हूँ। एरोन भी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो मरने की कगार पर पहुंच चुके हैं, लगता है तुम्हें थोड़ी कम मार पड़ी थी तभी इतनी जीप चल रही है। अब भाई इस बात को सुनकर वह भी उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वह भी कहता है, नहीं नहीं भाई, तुम कुछ भी कह सकते हो, मुझसे नेवला भी कहो, कुछ भी
कहो। तभी वहाँ का एक स्कॉट कहता है वैसे देखा जाए तो रात हो चुकी है, हमें अपनी पहले दिन की कैंपिंग कर लेनी चाहिए। दूसरा बंदा भी कहता है मैंने सुना है कि हम यहीं पास के एक छोटे से विलेज में रुकने वाले हैं आज। एरोन भी मन में सोचता है क्या एक छोटा विलेज, अगर वह एक छोटा विलेज है तो वो, हाँ भाई हमारा एमसी उस विलेज के बारे में शायद कुछ जानता है। ये होता है आउटर कैसरडिक नॉक्टेविले विलेज, जहाँ पर वे सभी लोग उस विलेज में पहुंच चुके होते हैं। एक बंदा कहता है हे क्या तुमने सुना यह पूरा विलेज ही एकदम खाली है, क्या सभी लोग यहाँ से भाग गए हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर इस बार कुछ अच्छी फसल नहीं हुई इस वजह से यहाँ से चले गए सभी लोग? तभी एक बंदा कहता है क्या यह किसी डीमन का काम हो सकता है या कुछ ऐसा ही? तभी दूसरा बंदा उसे चुप कराते हुए कहता है चुप रहो, ऐसी चीजों को मत कहो यहाँ पर। डायलन भी नोटिस करता है वहाँ पर एरोन नहीं होता। वह देखता है एरोन वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कहाँ पर जा रहे हो भाई, चलो साथ में चलते हैं, इतनी क्या जल्दी है? जहाँ पर हम उस कैरेज के अंदर देख पाते हैं उसके अंदर वही विवियन होती है, उसी लॉर्ड की बेटी। डायलन भी पीछे चलते हुए पूछता है भाई जैसे ही हम इस विलेज में आए तुम कहाँ जाने लगे हो? क्या इस विलेज में कुछ चल रहा है? आखिरकार इस विलेज के सारे लोग अचानक से कहाँ चले गए होंगे, क्या तुम्हें कोई आइडिया है भाई? जहाँ पर हमारा एमसी एक पुरानी मेमोरी को याद करता है, जहाँ पर उसने एक किताब को एक बच्चे को दिया होता है। वह बच्चा कहता है मास्टर नाइट क्या ये मेरे लिए है? थैंक यू मिस्टर नाइट, अगर आप कभी भी हमारे विलेज में आओ तो मुझसे मिलने आना। और शायद से यह विलेज इसी बच्चे का है। और भाई मैं बता दूं यह हान नहीं है, यह दूसरा बच्चा है। हान वह पहले निकल गया, वो अलग था। और इस टाइम पर हमारा एमसी इसी बच्चे को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पर डायलन के पैर किसी चीज में पड़ते हैं, जिसे देखकर वह डायलन भी डर जाता है। वह कहता है ओह इतना सारा ब्लड, ये कहाँ से आया? एरोन भी उसे शांत करते हुए कहता है हे नेबले ऊपर मत देखना। लेकिन वह काम मानने वाला था, वह ऊपर देखता है जहाँ पर होते हैं काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले विलेजर्स, मतलब कि उन सभी को मारा गया होता है। वह सीन इतना दिल दहलाने वाला होता है कि वहाँ पर डायलन की भी आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। एरोन भी इसी नज़ारे को देख रहा होता है, लेकिन तभी कोई उसके पीछे से कहता है गार्ड कैप्टन एरोन। एरोन भी पीछे मुड़कर देखता है कि कौन कह रहा है इस बात को। वहाँ पीछे विवियन होती है जो कि कहती है कैसरडिक फोर्ट्रेस के गार्ड कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एरोन भी कहता है वो तो ठीक है, लेकिन आखिर आप लेडी विवियन आप यहाँ क्या कर रही हो? भाई मुझे तो इसी में कुछ गड़बड़ लग रही है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, सभी लोगों को खाना बांटा जा रहा होता है। सभी लोग आराम से लाइन में लगकर खाना ले भी रहे होते हैं, लेकिन हाल ही में हमारे एमसी और डायलन ने एक ऐसा दृश्य देख लिया होता है जिस वजह से उनका खाना खाने का मन ही नहीं करता। वहीं पर खाना लेते हुए टाइम एक बंदा भी कहता है सच में ये पहली बार है जब मैंने इतना सारा मीट देखा है एक स्ट्यू में। अगर यहाँ का खाना अच्छा नहीं होता तो मैं तो भाग ही जाता यहाँ से। डायलन भी उन्हें देखते हुए कहता है सच में ये लोग तो एकदम पागल हैं, आखिरकार उन सारी चीजों को देखने के बाद वो ऐसा खाना कैसे खा सकते हैं? मैं तो सोच रहा हूँ आखिरकार किस कमीने ने उनके साथ ऐसा किया होगा। तभी उनके पास एक बंदा आते हुए कहता है यह तो सिर्फ एक सैक्रिफाइस था, जो तुमने देखा वह एक रिचुअल के लिए था, जहाँ पर ह्यूमंस को डीमन के लिए ऑफर किया जाता है। वैसे देखने से ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने भी कुछ खाया नहीं है, क्या तुम वाइन का एक घूंट लेना चाहोगे? एमसी भी एक जेंटलमैन की तरह मना कर देता है और कहता है नहीं मैं नहीं लेने वाला, क्योंकि यह मेरी सेंसेस को डल कर देता है। वह डायलन से पूछता है क्या तुम लेना चाहोगे? वह तो कहता है वैसे मैं भी नहीं पीता इतना। तो एमसी भी कहता है अगर तुमने उसे वापस नहीं रखा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बेचारा वह भी डर के पीछे शांत हो जाता है, जहाँ पर वह बंदा कहता है मेरा नाम जॉन है, मैं इस कॉन्वॉय का एक कमांडर हूँ। वैसे आज से पहले मैंने तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखा, क्या तुम सच में कोई मर्सनरी हो? एरोन भी मना करता है और कहता है मैं वैसे मर्सनरी तो नहीं हूँ, बस अपना पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। जॉन भी कहता है वेल भरपेट खाना खाना और अच्छे से नींद लेना जब तुम्हें टाइम मिल जाए, क्योंकि हमारी जर्नी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसे थोड़ी टफ होने वाली है। उस तरफ देखो वे लोग उसे ईस्ट की फ्लावर कहते हैं, उसके सीधा सारा विवियन की तरफ होता है। डायलन भी कहता है हाँ मैंने भी देखा, वह सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जॉन भी कहता है मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यह स्काउट मिशन कोई मामूली मिशन नहीं होने वाला, लेकिन मैंने यह भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर खुद लेडी विवियन और उसका नाइट उस कैरेज में खड़े होंगे। जहाँ पर एमसी भी पिछली बातों को याद करता है, जब अचानक से विवियन उनके पीछे आ गई होती है। हमारा एमसी उससे पूछता है लेडी विवियन आप यहाँ पर क्या कर रही हो? वह भी कहती है मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा घूमने आई थी। पूरा टाइम कासल के अंदर है ना, सच में काफी ज्यादा सफोकेटिंग होता है, तो मेरे फादर के सजेशन पर मैं वोल्ड फोर्ट्रेस की तरफ जा रही हूँ। एरोन भी कहता है क्या आपके फादर, क्या आप लॉर्ड के बारे में बात कर रही हो? तभी वहाँ पर कोई आता है और वह कहता है इतना काफी है। यह है वैन होता है जो कि कहता है जिसके पास जितनी ज्यादा जानकारी होती है उसके पास उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। जितना तुम्हारी पोजीशन के लिए जानने के लिए काफी है तुम्हें उतना ही जानना चाहिए, और इतना तुम जान भी चुके हो। गार्ड्स के कैप्टन एरोन।
एरोन भी मन में सोचता है क्या लॉर्ड लेडी को वोल्ट फोर्ट्रेस की तरफ भेज रहे हैं। सामने बैठा बंदा भी कहता है तुम सच में काफी अजीब तरीके से शांत बैठे हो, एक डीमन कहीं से भी अपेयर हो सकता है, क्या यह चीज तुम्हें डरा नहीं देती। एरोन भी कहता है वेल हमारी साइड पर एक नाइट है तो हमें क्या डरने की बात है, वैसे भी नाइट्स एम्पायर की इलाइट फोर्स होते हैं जिन्हें सिर्फ डीमन से लड़ने के लिए ही ट्रेन किया जाता है, और वैसे भी जब तक मेरे पास ये स्वॉर्ड है मेरे पास हमेशा से ही चांस रहता है सर्वाइवल का, और हमेशा ही चाहे कितनी भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो मैं वहां से जिंदा बचकर निकल आता हूँ। तो हाँ मुझे शांत ही रहना चाहिए और सारी चीजें कुछ इसी तरीके की हैं। वह ओल्ड मैन भी कहता है अच्छा ऐसा है तो मैं भी तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। जहाँ पर सभी लोगों ने खाना फाना खा लिया होता है, सभी तो आराम से सो गए होते हैं, हमारा एरोन एक जगह पर आता है जहाँ पर रखी एक लाल किताब को वह उठाता है और उसे देखते हुए एक पास्ट की बात को याद करने लगता है, जहाँ पर यही किताब इसने एक बच्चे को दी होती है और उस बच्चे से पूछता है क्या यह सच में मजेदार है। वह कहता है हाँ ऐसा ही है, और उस किताब को देखते हुए कहता है सच में काफी लंबा टाइम हो गया जब से हमने एक दूसरे को देखा है, हॉर्न तुम सच में काफी बड़े हो चुके होगे। हॉर्न उसी बच्चे का नाम है, और हम वहाँ पर एरोन के पीछे किसी को देख पाते हैं जो कि एरोन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन एरोन को भी अपने सेंसेस से पता चल जाता है और वह काउंटर अटैक तुरंत कर देता है और अपने पीछे खड़े बंदे को देखकर वह भी शांत रह जाता है क्योंकि वह कोई मामूली बंदा नहीं होता, वह एक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला ब्लेजर होता है जिसे काफी खतरनाक अटैक हिट हुआ होता है, लेकिन फिर भी वह हमारे एमसी की तरफ ही देखने लगता है और अटैक करने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन एरोन भी अपने स्वॉर्ड के साथ उसे बीच में से काट देता है और उसका काम तमाम वही कर देता है। सोचता भी है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या एक ज़ॉम्बी आखिर ये अचानक कहाँ से आने लगे। तभी उसे बगल से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वही डायलन होता है जो कि चला रहा होता है तुम पागल कमीने मॉन्स्टर मुझसे दूर जाओ, और पागलों की तरह इधर उधर स्वॉर्ड स्लैश मार रहा होता है। लेकिन तभी हमारा एरोन वहां आकर उस ज़ॉम्बी को खत्म करके हमारे डायलन को बचाता है और काफी धांसू सी एंट्री मारता है। उसे देखने के साथ वह एक बच्चे की तरह हमारे एरोन के पाँव में गिर जाता है। वह कहता है भाई एरोन आखिर तुम कहाँ चले गए थे, प्लीज मुझे इस तरीके से पीछे मत छोड़ा करो। एरोन भी कहता है अरे अब शांत भी हो जाओ, मुझे ये बताओ आखिरकार सारे लोग कहाँ चले गए। यहाँ पर डायलन कहता है भाई हम तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, हर एक मर्सनरी पूरी तरीके से गहरी नींद में जा चुका है, कोई भी जगह ही नहीं रहा, मैंने काफी जगाने का ट्राई किया लेकिन कोई जगता ही नहीं। देखने से ऐसा लगता है कि उन पर किसी प्रकार का कोई स्लीपिंग स्पेल किया गया हो। एमसी भी सोचता है क्या मैजिक, अगर मैजिक किया होता तो मैं और ये नेबला कैसे बच जाता। और रुको, क्या उस स्ट्यू यानी कि उस खाने में कुछ ड्रग्स मिलाए गए थे। अब जो ड्रग्स मिलाए गए हैं वो कोई पॉइजन नहीं है, वो सिर्फ सुलाने की दवा है। तो इसका मतलब जिसने भी यह किया है उसका गोल किसी को जिंदा पकड़ना है, और वह यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन हो सकती है, लेडी विवियन। तभी हमारा डायलन किसी चीज को देखते हुए कहता है भाई भाई वहाँ सामने देखो, मुझे लगता है हम पूरी तरीके से गए ही काम से। जहाँ पर उनके सामने होती है काफी तगड़ी ज़ॉम्बीज की सेना। एमसी भी कहता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है, और देखने से ऐसा लगता है कि इससे पहले कि असली गेम स्टार्ट हो मुझे इन धीरे धीरे चलने वाले ज़ॉम्बीज से ही अपना वार्म अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एमसी को भी पता है ये ज़ॉम्बीज तो अभी शुरुआत है, असली मॉन्स्टर तो आने वाला है। जहाँ पर वह भी एक डीमन की तरह आ जाता है अपनी स्वॉर्ड को लेकर और बिना किसी रहम के उन सारी ज़ॉम्बीज को काटने लगता है, खचाखच। किसी को भी नहीं बख्शा जाता, सारे ज़ॉम्बीज का काम तमाम किया जा रहा होता है, वो भी बिना किसी पावर्स के, सिर्फ प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ और एक मामूली सी स्वॉर्ड के साथ। एमसी भी कहता है ये चीजें तुम्हें जगा देंगी, क्या नहीं जगा पाएंगी। और हमारा एमसी काफी खतरनाक तरीके से उन ज़ॉम्बीज के ऊपर टूट पड़ता है। यहाँ पर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, वहाँ पर बरसात होने लगी होती है, उसने सारी ज़ॉम्बीज का काम तमाम कर भी दिया होता है और उन सभी को खत्म करने के बाद वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे किसी की चलने की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है क्या एक और बचा हुआ है, लेकिन जब वह उस आखिरी बचे ज़ॉम्बी को देखता है तो उसकी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि यह होता है उसकी मेमोरीज वाला वही हॉर्न। उसके अंदर ही अंदर एक अलग सा ही दर्द आने लगता है। वह कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट ही किया था, तुम सच में बड़े हो चुके हो। हॉर्न अब ज़ॉम्बी बन चुका है तो ये भी क्या करे। एरोन अपने बारे में बताता है 2 साल पहले जब मैं अपने पीछे करने वालों से बचता हुआ एक विलेज में आया, वहाँ पर उसे एक बच्चा मिला होता है जिसका नाम होता है हॉर्न। वह कहता है मिस्टर नाइट। एमसी भी खुश होते हुए कहता है हे बच्चे मिस्टर नाइट तुम कैसे कह रहे हो। हॉर्न भी कहता है क्यों, मैंने इसे इस बुक में देखा, ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल होते हैं। बेसिकली ये हॉर्न जो कि इसी विलेज के एक फार्मर का बेटा होता है, इसे किताब पढ़ना काफी ज्यादा पसंद होता है और कहता है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कूल पर्सन होते हैं जिन्हें मैंने आज से पहले कभी देखा हो। एरोन भी कहता है तो वैसे तुम्हें नॉनसेंस बातें करना काफी ज्यादा पसंद है बच्चे, और उसके सिर को सहलाने लगता है और
उसकी यह मेमोरी सच में काफी ज्यादा खुशनुमा होती है। लेकिन आज किस्मत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से सहलाया, अपने हाथों से जिसके हाथ में किताबें दी, उसी के सामने एक हथियार लेकर खड़ा होना पड़ा। इस फीलिंग को सिर्फ दिल्ली पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुआ कोई ऐसा ऑफिसर फील कर सकता है जिसने सीजेपी प्रोटेस्ट में बच्चों पर लाठी चलाई हो और ईमानदारी से अपना काम करने वाला हो। सच में ये सीन उसके लिए भी काफी ज्यादा भयावह होता है। एमसी बताता है, मैं जो कि कैसेटिक फोर्ट्रेस में सेटल हो चुका था, सिर्फ तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आया। जहाँ पर एक बार हमारे एमसी ने उस बच्चे से कहा था कि एक लाइब्रेरी होती है जहाँ पर काफी सारे लाइब्रेरियन होते हैं, वे हमेशा ही किताबों के समंदर में बहते रहते हैं। उनके आसपास काफी सारी किताबें होती हैं, उन्हें खुली छूट होती है किसी भी किताब को पढ़ने की। जिस बात को सुनकर वह बच्चा भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है, क्या सच में? एरोन भी बताता है, हाँ, क्योंकि उनका काम ही होता है सारी बुक्स को मैनेज करना, उन्हें आसानी से रखना, उन्हें संभालना। वह बच्चा भी कहता है, मैं भी ये करना चाहता हूँ, मैं भी एक लाइब्रेरियन बनना चाहता हूँ। जहाँ पर एरोन ने भी उसे कहा था कि हाँ, तुम्हारे जैसे एक किताबी कीड़े के लिए यह जॉब एकदम फिट रहेगी। और उसने वह अटैक कर भी दिया होता है रियलिटी में, लेकिन वह अटैक उसके सामने किया होता है, ना कि उसके ऊपर, मतलब कि उस पर सीधा डायरेक्टली हिट नहीं किया होता। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि यह सब क्या चल रहा है। जहाँ पर एक और मेमोरी में वह बच्चा आया होता है, उसका गाल भी सूज रखा होता है। एरोन उससे पूछता है, हे लड़के, क्या हुआ? हॉर्न ने बताया था कि मैंने अपने पिता से एक लाइब्रेरियन बनने के बारे में कहा, इस वजह से उन्होंने मुझे थोड़ा सा पीटा है। हाँ, हालांकि उन्होंने कहा था एक किसान का बेटा किसान ही बन सकता है। यह सच नहीं है ना? यह नहीं है सच। जहाँ पर अगले ही पल हमारे एमसी ने अपने स्वॉर्ड को दूर फेंक कर उस लड़के को गले लगा लिया होता है और कहता है, मैं एक नाइट नहीं हूँ, मैं सिर्फ। उसके मुंह से भी आगे कोई शब्द नहीं निकलता और वह बेचारा लड़का भी अपने हाथों को नीचे कर लेता है, मानो कि उसमें अभी भी थोड़ी ह्यूमन की सेंसेस बची हुई हूँ। जहाँ पर एरोन कहता है, मैं सिर्फ एक फोर्ट्रेस गार्ड कैप्टन हूँ। सच में भाई सीन काफी खतरनाक है। जहाँ पर बरसात बढ़ती जा रही होती है, वहाँ पर हमारे एमसी के पीछे से और भी काफी सारी ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। तभी डायलन चिल्लाता है, ब्रोदर, मैंने अपनी चाकू छुरी सब चीज का इस्तेमाल किया और इन सभी लोगों को जगा लिया है। चलो साथियों, सभी ज़ॉम्बीज को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दें, सभी को मार देते हैं। जहाँ पर एरोन उसकी आंखों को बंद करता है और कहता है, मैं आशा करूंगा मरने के बाद तुम्हारे साथ और भी ज्यादा कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन तभी एक बिल्डिंग में काफी जोर का ब्लास्ट होता है। एक बंदा कहता है, क्या हुआ वहाँ पर? उस बिल्डिंग में तो यंग लेडी रुकी हुई है। जहाँ पर इस टाइम पर हमारा एमसी भी तैयार हो चुका होता है और कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जहाँ पर यंग लेडी यानी कि विवियन के रूम का सीन दिखाया जाता है, उसकी जितनी सर्वेंट्स होती हैं वे मर चुकी होती हैं। जहाँ पर उस नाइट की भी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वह भी कहता है, काफी सारी र्यूमर्स चल रहे थे कि वहाँ फोर्ट्रेस में कोई हमारी यंग लेडी को टारगेट कर रहा है, तो इसी वजह से हम छुपते छुपाते वर्ल्ड फोर्ट्रेस की तरफ इन्हें ले जा रहे थे। तो वे जितने भी र्यूमर्स थे वो एकदम सच थे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई इसी तरीके से किसी को टारगेट करेगा। हालांकि अपनी यंग लेडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को उठाना एक नाइट के लिए काफी बड़ी हैप्पीनेस और रोमांस है। चाहे अपोनेंट में एक काफी खतरनाक डीमन ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हम सामने देख पाते हैं एक काफी खतरनाक से डीमन को जिसने ये सारा काम किया होता है। और वैन कहता है, इसी वजह से तुम पीछे हट जाओ गंदे कमीने कीड़े। वह डीमन भी कहता है, तो क्या नाइट इसी तरीके से भौंकते रहते हैं क्या? चाहे तुम इस तरीके की नॉनसेंस करते हुए टाइम बाय करने की कोशिश भी करो, फिर भी तुम्हारा ये घाव जल्दी से हील नहीं होगा। यह एक ऐसा डैगर था जिसके ऊपर काफी खतरनाक सा पॉइजन लगा हुआ था। तो क्या सोचते हो तुम इस बारे में? और वैसे भी तुमने इसके अलावा वह स्ट्यू तो खाया ही होगा और उस पॉइजन का शुक्रिया, उसकी वजह से तुम्हारा माइंड भी धीरे धीरे धुंधला होने लगेगा। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास कोई चांस भी है? वैन भी कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारी ये एक्शन सच में काफी ज्यादा ही भद्दे हैं तुम्हारी इस बेकार की अपीयरेंस की वजह से। जिस बात को सुनकर वह डीमन में गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, तूने क्या कहा कमीने? अपने शब्दों को ध्यान से चुना करो। और ऐसा कहकर हमारे वैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और करता है काफी खतरनाक सा अटैक, जिसे वैन पीछे हटकर डॉज करता है। जहां वैन सोचता है मेरी पावर पहले से आधी रह चुकी है और मेरा ऑरा भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। हालांकि इस बंदे के सिर्फ आधे शरीर पर एक डीमन ने काबू किया है, तो जल्दी से जल्दी मुझे उस एरिया पर अटैक करना होगा जहां पर डीमन ने अभी कब्जा नहीं किया है। वह ऐसा करने का ट्राई भी करता है। जैसे ही वह अटैक करता है तो वह एक ओपनिंग देखकर उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और सीधा अपनी उसी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है। वह सोचता भी है यहाँ पर अभी भी मेरे जीतने का एक चांस है, लेकिन अगले ही पल वह नाइट बैन को उसकी गली से पकड़ लेता है और वह डीमन कहता है,
क्या तुम्हें लगता है मेरी बॉडी का वह पार्ट जो कि अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है उस पर स्टेप करके तुम जीत जाओगे? और क्या तुम्हें लगा कि एक मामूली से नाइट के हाथों में मारा जाऊंगा? मैं तुम्हें मार दूंगा। जहां पर उस नाइट की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन तभी वे किसी को नोटिस करता है। जहां पर एरॉन पहुंच चुका होता है, वे भी कहता है हॉर्न मैं तुम्हारा बदला लेने आ चुका हूँ, और करता है उस डीमन के सिर के ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक। बेसिकली हमारे एमसी ने वह अटैक उसके भेजे पर किया होता है, लेकिन इतना खतरनाक अटैक झेलने के बाद भी उस डीमन को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हुआ कहता है आखिरकार कौन है तू कमीने, और उल्टा ही हमारे एमसी के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस अटैक से डायरेक्ट हिट होने के बाद वह भी दूर जाकर गिरता है। वह डीमन भी काफी जोर से चिल्लाने लगता है। हम देख पाते हैं वह अटैक सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से उसका ऊपर का माला पूरी तरीके से खाली हो चुका होता है। वह फिर से रिजनरेट करने लगता है। उसका भी सर चकरा गया होता है। वह कहता है डैम इट, ये क्या था? मुझे इतना डैमेज सिर्फ एक कमीने ने दे दिया जिसके पास नाइट वाली पावर्स भी नहीं है। सच में मुझे उसकी वजह से अपना प्रीसियस ब्लड वेस्ट करना पड़ेगा, इससे पहले कि हमारा वह ब्लड जो कि हमने सैक्रिफाइस के तौर पर ऑफर किया है वह खत्म हो। मुझे जल्दी से जल्दी इस वुमेन को हैंड ओवर करना होगा। जहाँ पर हमारा एरॉन खड़ा होते हुए कहता है हॉर्न जो कि एक जॉम्बी में बदल गया, यह रिवेंज उसके लिए है। और ऐसा कहते हुए अपनी उसी मामूली से स्वॉर्ड के साथ उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर उन दोनों के बीच में होता है काफी खतरनाक सा स्वॉर्ड क्लैश। इस बार भी उस डीमन ने काफी खतरनाक सा अटैक हिट किया होता है हमारे एमसी के, लेकिन साथ ही साथ हमारे एरॉन ने भी काफी खतरनाक सा अटैक उस डीमन के ऊपर भी लैंड कर दिया होता है, और कहता है जल्दी से हील करो, जब जब तुम रिकवर होगे मैं तुम्हें फिर से काट डालूंगा। वह भी चिल्लाने लगता है, कहता है तुम कीड़े जैसे कमीने, तुमने ऐसा किया? सच में यह बुरा है। इस डीमन ने शुरुआत से ही मेरा ब्लड सक करना शुरू कर दिया है सिर्फ मुझे हील करने के लिए। इस तरीके से यह डीमन मुझे पूरी तरीके से कंज्यूम कर जाएगा। एरॉन भी कहता है अरे क्या चल रहा है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरी एक या दो हिट और ले सकते हो, लेकिन तुम तो एक कमजोर कीड़े निकले। जिस बात को सुनकर उसे भी और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और एरॉन कहता है हॉर्न के रिवेंज के लिए ये लो मेरी अगली स्ट्राइक। वह डीमन भी चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने, आखिर वह हॉर्न है कौन जिसके लिए तुम इतने आगे जा रहे हो? और वह बंदा मन में सोचता है यह बंदा तो कोई नाइट भी नहीं है, फिर भी इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है? लेकिन तभी हमारा एमसी किसी को सेंस करता है और सीधा अपने उस अटैक को उस डीमन की तरफ से हटाकर उस बंदे की तरफ करता है। और यह वही बंदा होता है जो कि कुछ टाइम पहले आया था हमारे एमसी के पास और अपने आप को कैनवॉय का कमांडर बता रहा था। और वह कहता है वेल तुम बड़े ही नहीं हो बल्कि तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स भी हैं। एरॉन भी कहता है मैं भी सोच ही रहा था तुम आखिर कब निकल कर आओगे। वह भी कहता है तुम्हें पता था मैं इस डीमन के साथ हूँ, तुम तो सच में काफी ज्यादा शार्प हो, दिखने में तो एकदम भालू जैसे, लेकिन अंदर से तुम एक चालाक लोमड़ी की तरह हो। एरॉन भी कहता है इतने सारे ब्लेजर्स का सेक्रीफाइस दिया गया और तुम भी एकदम सटीक टाइम पर सामने आए, तो मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं रहा तुम पर सस्पेक्ट करने के बजाय। जहाँ पर उनके बीच में ऐसी लड़ाई चल रही होती है, वह बंदा अपने उसे डीमन वाले हाथ को लेकर अलग आ चुका होता है और शायद अपने उस हाथ वाले डीमन से रिकवर करने के लिए कहता है, लेकिन उसके हाथ वाला डीमन कहता है यह पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले वह डीमन उसके पूरे शरीर को कंज्यूम करने लगता है और कहता है अब मुझे तुम्हारी बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर उसके पूरी बॉडी पर कब्जा करने लगता है। वह भी रोकने के लिए कहता है रुक जाओ मैं अभी तुम्हारे लिए ब्लड ऑफर करूंगा तो रुक जाओ। लेकिन डीमन भी कहाँ रुकने वाला था, वह भी कहता है मैंने अभी एक और काफी ज्यादा डिलीशियस बॉडी को ढूंढा है। जहाँ पर हम हमारे एमसी की सीन देखते हैं, उसकी स्वॉर्ड भी एक ही अटैक के साथ टूट चुकी होती है। एरॉन भी कहता है ये कैसी बेकार की कचरा स्वॉर्ड निकली, क्या ये स्वॉर्ड उस डीमन के साथ फाइट करने के दौरान खराब हो गई थी? और सामने वाला वह बंदा भी सोचता है चलो अब इसका अंत हुआ तो मरो तुम कमीने। लेकिन स्वॉर्ड नहीं तो हमारा एमसी अपने पंच के साथ अटैक करता है और उसने अपने पंच अटैक में उसी स्वॉर्ड के पीछे के हैंडल से वार किया होता है उसके सिर पर। जिस एक अटैक के साथ उस बंदे का भी काम तमाम, मतलब कि भाई हमारे एमसी को चाहे कोई टूटी स्वॉर्ड ही क्यों ना दे दे, उससे भी किसी भी खतरनाक बंदे को काम तमाम कर ही सकता है। लेकिन अब उसके सामने होता है एक रियल डीमन, जिसे देखकर एरॉन भी कहता है तो अंत में तुम्हें पूरी तरीके से एक डीमन द्वारा डिवोर कर ही लिया गया। जहाँ पर वह बंदा पूरी तरीके से एक काफी खतरनाक से डीमन में चेंज हो चुका होता है और वह डीमन भी हंसते हुए कहता है तुम दयनीय क्रिएचर मुझे आंसर दो, यह ग्रेट बीइंग तुम्हें अपने लिए लेना चाहता है तो तुम्हारी इच्छा क्या है? तुम्हारे पास अब स्वॉर्ड को स्विंग करने की भी स्ट्रेंथ नहीं बची है और तुम तो कोई नाइट भी नहीं हो, तो मुझे बताओ तुम क्या कर सकते हो? जहाँ पर एमसी नंगे हाथों के साथ अगले ही पल उस डीमन की तरफ गुस्से के साथ बढ़ जाता है और सीधा जाकर अपने नंगे हाथों से अटैक करने लगता है। सोचता है यह बड़ी सी बेकार की आंख। अब उसके पास कोई वेपन तो होता नहीं, लेकिन उसके पास बचे होता है एकमात्र वेपन
उसके दांत जहाँ पर एक बीस्ट की तरह है, उन्हीं दांतों का यूज करते हुए वह उस आंख को चीरने लगता है और शायद से वह उस डीमन का वीक पॉइंट भी होगा, जिस वजह से वह डीमन काफी जोरों से चिल्लाने लगता है और फिर भी कहता है इम्प्रेसिव। तभी अचानक एरोन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। एक बंदा कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? मोटा बंदा कहता है, रे मेरे रुपए वापस दो, मुझे पता है तुमने पासों के साथ कुछ गड़बड़ी की थी, गैम्बलिंग में ऐसा नहीं चलता। दूसरा पतला सा बंदा भी कहता है, अरे अपने कॉमरेड पर विश्वास तो करो, चलो मुझे नीचे रखो, मैं बात करते हैं अपन बैठकर आराम से। लेकिन वह टकला बंदा नहीं मानता, वह कहता है नहीं, मुझे मेरे पैसा वापस चाहिए, अभी दो। इस सीन को देखकर एमसी चौंक जाता है, कहता है क्या? ग्लैडिएटर गोल गाय और गैम्बलर वाई और वो मिज एवेरी, और वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि कहती है, अरे वाई गोल गाय के रुपयों को वापस दे दो। एमसी भी सोचता है ये तो मेरे कॉमरेड्स हैं जब मैं मर्सनरी था। वाई भी मना करता है, वह कहता है मैं रुपयों को वापस कैसे दे सकता हूँ जिन्हें मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। जहाँ पर गोल गाय उसके ऊपर काफी खतरनाक सा अटैक कर देता है, जिससे वह भी दूर जाता है उड़ता हुआ। तभी हमारे एमसी के कंधे पर कोई हाथ रखता है, यह उसका कमांडर होता है। वह कहता है तुम अब तक नहीं भूले हो है ना? जहाँ पर हम देखते हैं वह काफी ज्यादा जख्मी भी होता है और वह कहता है तुम्हें सर्वाइव करना होगा, चाहे तुम्हें कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और वह डीमन भी कहता है तुम सच में काफी ज्यादा डिलीशियस हो। तभी अचानक एरोन की आंखें खुलती हैं, जहाँ पर वह एकदम सही सलामत होता है। वैन वहीं पर होता है। वह कहता है तो तुम जग आए कैप्टन एरोन, क्या तुम्हारी सेंसेस वापस लौट आई? एरोन भी कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो? जहाँ पर वैन भी कहता है यह तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस और कमजोर और भी काफी ज्यादा कमजोर होती जा रही थी, मुझे लगा था कि तुम मारे जाओगे। जिस बात को देख कर तो हमारे एमसी चौंका हुआ होता है। वह भी सोचता है मेरी पूरी बॉडी एकदम फाइन है, एकदम सही है। वैन भी बताता है जब मैं जगा था तो मैंने तुम्हें अनकॉन्शियस पड़ा हुआ पाया, हालांकि वह डीमन वह तुम्हारे सामने ही मरा पड़ा था। जहाँ पर हम उस बंदे के हाथ को देख पाते हैं जिसके ऊपर डीमन नहीं होता, और पूछता भी है क्या यह तुमने ही किया है? एरोन भी कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे भी सही तरीके से नहीं पता कि क्या हुआ था, और वैसे भी ये मारा जा चुका है तो यह तरीका मैटर नहीं करता कि वह कैसे मारा गया। बाय द वे आखिर उस रेकलेस यंग लेडी का डीमन से क्या लेना देना? और देखने से भी ऐसा लगता है कि उसे भी पता नहीं था कि उसकी जिंदगी लाइन पर लगी हुई थी। वह तो एकदम आराम से सो रही है। वैन भी हंसते हुए कह देता है इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है। एरोन भी हंसते हुए कहता है हाँ 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 अच्छा ऐसा है, ठीक है। वैन भी कहता है एनीवे वैसे हम इस मामले में तुम्हारे सच में काफी बड़े रेडी हो चुके हैं। चलो मैं फॉर्मली आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ वैन जो कि वोल्ट फोर्ट्रेस से आया हुआ एक नाइट है। तुम्हारा शुक्रिया गार्ड कैप्टन एरोन। एरोन भी एकदम शांत होता है, कहता है ये चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जितने भी विलेजर्स ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और खत्म हो चुके होते हैं उनको सही तरीकों से जलाया जा रहा होता है। एरोन मन में सोचता है तो उन्होंने एक डीमन को समन करने के लिए पूरे विलेज को सेक्रीफाइस कर दिया, और ये सब सिर्फ इसलिए वे कैसिडर्स लेडी की लाइफ लेना चाहते थे। इससे भी मुझे थोड़ी अजीब सी बू आ रही है, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है इस मामले में। एक बार जब सभी विलेजर्स का दाह संस्कार सही तरीके से हो गया तो सारे ही लोग वापस कैसर्डिक की फोर्ट्रेस की तरफ चल पड़े, और वैन भी इस बात के लिए राजी हो गया कि जिसने डीमन को मारा था वह बैन ही है। सभी लोगों को यही बताया जाएगा, क्योंकि आखिरकार इसके बारे में कोई नहीं जानता। इस मामले को सिर्फ हम दोनों ने ही देखा था, और वैसे भी यह हमारे लिए और भी ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि मैं डीमन के कांटेक्ट में आया था तो यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी, और चर्च से भी लोग आएंगे मेरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एनीवे इस बार मैं सरवाइव कर चुका हूँ, और वैसे भी मुझे जाकर वापस कंपनसेशन मिलने वाली है, तो यह मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। जहाँ पर उसके पास वही डायलन होता है। वह भी कहता है भाई तुम इतने तेजी से क्यों चलते हो, धीरे धीरे चला करो। एरोन भी बताता है कि मुझे तो लगा था कि यह पहले ही मर चुका है, लेकिन यह उन ज़ॉम्बीज़ के नीचे दबकर अपने आप को बचा लिया जाए किस्ते से। सच में जितना मैंने सोचा था यह उससे काफी अजीब बंदा है, और हमारे एमसी के हाथों को दबाने का ट्राई कर रहा होता है, उसके काफी ज्यादा चेप होने का ट्राई कर रहा होता है। एमसी भी इरिटेट होते हुए उसे दूर झटका देता है और सोचता है एनीवे यह इस मर्सनरी सब्जुकेशन मिशन का एंड होना चाहिए। जहाँ पर हमारा एमसी वापस अपनी फोर्ट्रेस में आ चुका होता है, अपने रूम पर आ चुका होता है। वह किसी चीज को अपनी बॉडी पर देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है। वह कहता है क्या आखिर यह चीज क्या है? व्हाट द मतलब कि भाई हमारे एरोन के शरीर पर उसी डीमन की एक छोटी सी आंख आ चुकी होती है, और वह भी कहता है हे तुम कैसे हो? जिस चीज को बात करता हुआ देख कर तो वह भी काफी जोरों से चिल्लाता है, और तुरंत अपने चाकू को निकाल लेता है और जल्दी से अपने डैगर के साथ उसी जगह पर अटैक भी कर लेता है। लेकिन उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वह भी कहता है कितना रिफ्रेशिंग है, क्या तुम थोड़ा और आगे बढ़ने नहीं वाले? एरोन भी चिल्लाते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ, और काफी जोरों से चिल्ला रहा होता है। उसके ऐसे चिल्लाने की आवाजों को नीचे से हीना भी सुन रही होती है। वह भी सोचती है क्या चल रहा है ऊपर। एरोन भी काफी ट्राई करता है उस डीमन को हटाने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वह भी लेट जाता है बेड पर और कहता है आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम वही डीमन हो जो कि पिछली बार मुझे दिखे थे? वह भी कहता है हाँ तुम जैसे
पागल लोग मुझे इसी तरीके से बुलाते हैं। एरोन भी मन में सोचता है क्या जब मैंने उस डीमन को वाइट किया था तब यह मेरे अंदर आ चुका था और शायद से यही वे कारण होगा जिस वजह से मेरे उस टाइम की मेमोरीज चली गई थी। वह भी कहता है चिंता मत करो और इसे गलत तरीके से मत लो, यह तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ बल्कि मैंने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा किया, वो भी अपनी इच्छा से। एरोन भी कहता है तो किसी और पर्सन की बॉडी पर जाकर अपनी मरवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे आसपास की जितनी भी मेरा फ्लैश है उसको उतार दूंगा। वह भी कहता है मैंने कहा तो है यह तुम्हारी इच्छा से नहीं हो सकता, वैसे भी मुझे किसी और होस्ट को ढूंढने में और उस पर जाने में काफी टाइम लग जाएगा। एरोन पूछता है कितना टाइम लगेगा बताओ तो सही। वह भी बताता है लगभग 100 साल। हमारा एरोन इतना सुनता ही है कि एक बार फिर से उसके ऊपर अपने टैगर से अटैक करने लगता है। वह भी कहता है अरे चिंता मत करो, वैसे भी अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगा तो यह इतना बुरा भी नहीं है, लगता है मुझे अपनी पावर्स को तुम्हें दिखाना ही होगा, दिखाना होगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। जहाँ पर वह अपनी पावर्स का यूज करता है और हम देख पाते हैं हमारे एमसी के हाथ में आने लगता है ऑरा, मतलब कि भाई हमारे एमसी के पास आने वाली है नाइट की पावर्स, जिसे देख कर तो एरोन भी चौंक जाता है। वह कहता है यह तो ऑरा है, सच में आखिर कैसे एक डीमन नाइट की पावर्स को पोजेस कर सकता है। लेकिन अगले ही पल हम देख पाते हैं वे पावर्स भी चली जाती हैं, मतलब ऑरा चला जाता है वहां से। वह डीमन भी कहता है क्या तुमने देखा मैं कितना काम का हूँ, लेकिन हम उस डीमन को देख पाते हैं जो कि काफी जोर जोर से हाँफनियां भर रहा होता है और धीरे धीरे करके उसकी भी आंख बंद होने लगती है, मतलब कि इतनी सी ऑरा यूज करने में उसका इतना बुरा हाल हो गया और वह डीमन वहीं सो जाता है। एमसी चौंक जाता है, एमसी मन में सोचता है सच में ये तो एकदम कमजोर सा बंदा है। तभी उसे दरवाजे के बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हेना की होती है। वह उस आवाज को देखकर डर जाता है। वह कहता है क्या हेना। वह मन में सोचता है अगर उसने इसे देख लिया तो मैं सच में काफी बड़ी झंझट में फंस जाऊंगा। जहाँ पर हेना नीचे से चला रही होती है वह कहती है एरोन जल्दी से नीचे आओ, एक काम है, कैथोलिक कैथोलिक मोनेट्री से कोई तुमसे मिलने आया है। तो भाई इसी के साथ ये चैप्टर भी यही एंड होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर और हाइप भी जरूर से कर देना ताकि काफी अच्छा सपोर्ट मिले, मेरा भी मन करे रोज नई नई वीडियोस लाने का। हाँ तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।